हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने मैथ्स के चैप्टर्स को वन बाय वन अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए एकदम ब्रश अप करना शुरू कर दिया होगा। हाउएवर, लास्ट मोमेंट पे बच्चों को ऐसा लगता है कि काश कोई हमें एक लास्ट वन शॉट दे दे, एकदम शॉर्टेस्ट वे में, क्रिस्प वे में हमारे ऊपर पूरे चैप्टर की समरी को बरसा दे, हमारे ऊपर कुछ ऐसा जादू कर दे जिससे हमारा वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वेदांतु पंजाब चैनल आपके लिए वन शॉट्स लेके आया है, आपके फेवरेट वन शॉट्स, जिसमें जिस भी रीजन से आपके टॉपिक्स पहले कमजोर रहे हों, कि हमने किसी रीजन से क्लासेस नहीं अटेंड की, या हमें टॉपिक थोड़ा कम समझ में आया, या हमारा होमवर्क अधूरा है, इन सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन वेदांतु पंजाब चैनल आपके लिए लेके आया है वन शॉट्स के फॉर्म में। दिस इज योर द लास्ट चांस टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो मेरा नाम है विवेक डियर, मिटा दूंगा मैं आपके मैथ्स के सारे फियर। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से बेटा। इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। जी हाँ, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों का हाईली लव्ड चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे इसमें कुछ कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक्स करते हैं, इजी चैप्टर को लाइटली लेते हैं, और इस वजह से उनके कुछ स्कोर्स कम रह जाते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है, इस वन शॉट को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, और जिससे हम एक्चुअल एग्जाम में इसके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करके आ सकें। बिफोर वी स्टार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज शेयर दीज वन शॉट्स विद योर फ्रेंड्स। जिसको भी जो भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई फ्रेंड कहता है यार मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, आप इन वन शॉट्स को शेयर करो। अपने तक भी नॉलेज को रखना है और दूसरों तक भी फैलाना है। ये बेस्ट यूज होगा इन वीडियोस का। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कर सकते हो, बहुत सारा कंटेंट अब यूजुअली आने वाला है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वन शॉट्स हैं इनसे आप अपना मैक्सिमम बेनिफिट कराओ, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, या आपके जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं आप उनको दे सकते हो कि भाई इनको लगा लो, एक ही बार में सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। हमारी जो एनसीईआरटी है बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन का थर्ड चैप्टर मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, मैट्रिसेस। देखो, अब जो एनसीईआरटी में क्या है, लास्ट ईयर ही कुछ एडिशंस, कुछ ओमिशंस हुए हैं, तो मैंने जो यहाँ पे जो भी कंटेंट यूज किया है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो सॉल्व्ड एग्जांपल हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी के पीडीएफ से किया है। आप चाहो तो यहाँ पे स्कैन करके आप वो कंटेंट निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो जो भी हम लोग यूज करेंगे एकदम अपडेटेड होगा। ठीक, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द कंटेंट देन। पहला सवाल आता है कि सर ये मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स तो एक होती है, मैट्रिसेस बहुत सारी, तो आप कोई भी वर्ड यूज करो, इट जस्ट मींस एक स्टोरेज डिवाइस है बेटा। उस स्टोरेज डिवाइस में क्या किया, यहां से कोई बच्चा है उसने 2 रख दिया, उसने 3, उसने 5, किसी ने आयोटा, 7 आयोटा, सब नंबर्स को ले जाके रख दिया। तो सर ये एक बैग की तरह है कि एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम कंटेंट को फीड करते हैं, फिल करते हैं, कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब जब हम कंटेंट को फीड करेंगे तो एक कोई तरीका होगा उसमें भरने का, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे। दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। समझ रहे हो आप लोग। तो जैसे यहां पे किसी ने -2, 5, 0, √5, 3 और 6, उसके पास ना ये डेटा था, उसने इसको कैसे अरेंज किया, सर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उसने 3 रोज बनाई। क्या है रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस। उसने ये 2 वर्टिकल वर्टिकल कॉलम्स बनाए, इनको बोलते हैं रोज और कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं, रिपीट करो मेरे साथ, रोज, और वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है जी। अच्छा सर, अब इस मैट्रिक्स में हमने डेटा स्टोर कर दिया, इसको लिखते कैसे हैं, याद रहे, ऑलवेज बाय कैपिटल लेटर। कैसे लिखते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल जेड, कैपिटल टी, जो मर्जी बनाओ घर बैठ के अपना आराम से। आगे देखो, ये जो m क्रॉस n है ये ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर कोई आपसे ऐसे बोले ना, मैट्रिक्स सब स्क्रिप्ट में लिखा है 3x4, सो ये हमें ना इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। पता है क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कितनी रोज होंगी, 3, कितने कॉलम होंगे, 4, 3x4। फर्स्ट वन टेल्स द हॉरिजॉन्टल रोज, सेकंड वन टेल्स द वर्टिकल कॉलम्स। बस इतनी सी बात है, ये मैट्रिक्स है, ये उसका ऑर्डर है, बस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट,
अब हम उसके बाद चलते हैं सर, कुछ ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, वो ना हमारे बहुत काम की होती हैं। मतलब सर कुछ स्पेशल जो है मैट्रिक्स होंगी, वो कई बार यूजेज में आती रहती हैं, तो सर उनके बारे में थोड़ा बताओ। इसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में काफी कुछ दिया हुआ है, लेकिन जो हमारे एग्जाम पर्पज से जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे, मैं यहाँ पे वो शॉर्टेस्ट और मोस्ट क्रिस्प कंटेंट अपने बच्चों को देना चाहता हूं, जिससे उनके एग्जाम में नंबर आए। फालतू की चीजों को हमें मगअप करके अपने आप पे बोझ नहीं डालना है। फर्स्ट वन, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको सीधी सीधी बात में समझाता हूं, यहां तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऐसे तो सर हम डर जाएंगे, पता नहीं है तो 4-5 लाइनें लिख दी। अरे कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। इधर देखो, किसी ने लिखा m क्रॉस n, वो बोलना चाह रहा है मैट्रिक्स है, m रोज है, n कॉलम है। मैंने उसको बोला तू एक बात बता, अगर ऐसा हुआ कि ये m और n दोनों बराबर हो गए, सर क्या मतलब? इसका मतलब मान लो वो 3 क्रॉस 3 हो गया, मान लो वो 2 क्रॉस 2 हो गया। इसका मतलब सर जितनी रोज उतने कॉलम, जितनी रोज उतने कॉलम, 3 3 2 2, सही तो स्क्वायर बन गया। जी हाँ, जिसकी दोनों साइड्स बराबर हो, लेंथ और ब्रेड्थ, वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। तो ये मैट्रिसेस कैसी दिख रही होंगी सर? स्क्वायर। ये देखो सर बिल्कुल स्क्वायर लग रहा है, तो ये कैसा हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। खत्म, इतना सिंपल है यार। नेक्स्ट देखो, स्केलर मैट्रिक्स। सर यहां फिर लंबी कहानी लिख दी। अरे कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी ना, इसमें क्या करना है ध्यान से समझ लेना। इसको डायगोनल बोल सकता हूं क्या मैं बेटा? यस। इसके अलावा सब जगह ये जीरो भर देना है, सब जीरो कर दो। डायगोनल के लॉन्ग कोई सा भी एक नंबर लेके आ जाओ, जैसे देखो यहां पे -1 -1 भर दिया, √3 भर दिया। तो सर इसका मतलब है कि कोई अगर हमको बोलेगा स्केलर मैट्रिक्स, इसका मतलब यह है वो उस मैट्रिक्स में ना डायगोनल के लॉन्ग कोई सा एक नंबर के ऐसे भरना चाहता है, और उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हो गए बेटा वो सब क्या है? 0 0 0 0 0 0 0, सब खत्म कर डाला, जीरो ही जीरो भर दिया जिंदगी में उसकी। किसकी? स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट, फिर है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट थी ना के, उसमें के की वैल्यू क्या रखते हैं? 1, तो वहां आ जाता है 1 1 1, बाकी सब 0, 1 1 बाकी सब 0। अब सुनो, इस स्लाइड का एक अलग से वन शॉट बता देता हूं। यह है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर थी, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर थी। अगर मैं उसमें सबको 0 कर दूं और सिर्फ डायगोनल के लॉन्ग, किसके लॉन्ग? डायगोनल के लॉन्ग एलिमेंट्स को जिंदा रखूं, तो उसका नाम स्केलर मैट्रिक्स होता है। सर फिर वो जो डायगोनल के अलोंग के ऐसे था ना, उसको 1 रख दें, तो सर उसका नाम हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारे नाम याद हो गए? बस इतनी सी बात थी यार, देखो वेरी इजी। नेक्स्ट, आगे हमारे पास इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा सर हमने ये तो समझ लिया जी कि जो मैट्रिक्स है वो ना एक स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स वगैरह भरे हुए हैं, वो 1 2 3 5 वही सब हमने जो देखा है, ठीक है। लेकिन सर अगर कोई मेरे से कह रहा है कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, इधर राम है इधर श्याम है, दोनों कह रहे हैं हमारी मैट्रिक्स बराबर है, तो इसका क्या मतलब होगा? सर इसका मतलब ये होगा जो राम की मैट्रिक्स है और जो श्याम की मैट्रिक्स है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब इसका पहले रो का पहला एलिमेंट उसके पहले रो के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही इसका अगला उसके दूसरे के, इसका थर्ड उसके थर्ड के। यानी राम की पूरी मैट्रिक्स एज इट इज डिट्टो कॉपी होनी चाहिए श्याम वाले के, तभी वो बराबर बनेंगे। खत्म। देखो कैसे, किसी ने बोला कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अरे वो तो सीधी बात है, जब मैंने कहा डिट्टो कॉपी होनी चाहिए यार, तो जो दो मैट्रिक्स है उनका साइज तो सेम होना चाहिए। फिर अगली बात, ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो इसका क्या मतलब है? सर एक तो दोनों का साइज सेम, फिर जो उनके एलिमेंट्स थे वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए बेटा, तो वो इक्वल होते हैं। अब जैसे ये क्या इक्वल है? सर 2 = 2, 3 3, 0 0 1, सो दे आर बेसिकली इक्वल मैट्रिक्स। अब सवाल कैसे आएगा? देखो ये दिया किसी ने कि ये जो पहली मैट्रिक्स है ना बेटा और ये दूसरी है, ये दोनों क्या है? बराबर है। मैंने कहा यार बराबर का मतलब तो डिट्टो कॉपी होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? x = -1.5, y = 0, z = 2, a =
√6, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 2। ये देखो ये सारे आंसर्स आ गए, दे आर इक्वल मींस एवरी एलिमेंट मस्ट बी सेम। ये होता है मतलब इक्वल मैट्रिक्स का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3x2। सबसे पहली बात तो ये है 3x2 का क्या मतलब बताया अभी मैंने आपको, 3 रोज होनी चाहिए। उसका नाम सर कुछ रखो कैपिटल से, रख दिया जी, 1 2 3। लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए, 2। तो सर ये तो एक ही बने, ये लो जी, 1 2 3 क्रॉस 2, 1 और 2, ये बन गए रोज और कॉलम। अब क्या कहता है ए आई जे, बेटा इसका मतलब पता है क्या होता है, जो ए आई जे है ना, ए आई जे, ये दिया है इसने हाफ मॉड ऑफ आई माइनस 3j का मॉड। इसका ये मतलब होगा भाई कि जो भी आप आई और जे यहां पे रखोगे, मतलब उसका जो एड्रेस है, पहला वाला क्या बताता है, रो नंबर, दूसरा क्या बताता है, कॉलम नंबर, वही यहां पे फिल करो, मॉड लगाओ, आधे से डिवाइड करो, नंबर मिल गया यार। इतनी सी बात है सर। इसका अब अप्लाई कैसे करके बताओगे, देखो जो ये एलिमेंट आना था ये होता A11। सर आपको कैसे पता रहे, ये पहली रो में है, पहले कॉलम में है कि नहीं, बिल्कुल सर। ये वाला एलिमेंट सर A12, सर कैसे, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, फिनिश। ऐसे ही A21, A22, A31, A32, 3 रोज थी 2 कॉलम थे, सारे एलिमेंट्स भर दिए। सीखो ध्यान से, देखो है ना, रोज रोज रोज, कॉलम कॉलम। अब यहां पे चलो, सर सब में हाफ है, तो ये लो जी, सारे एलिमेंट्स में हाफ तो आना ही है, लगा दिया जी, ये लो कर दिया जी। सर आई माइनस 3j का मॉड है, इसका क्या मतलब है, सर आई की वैल्यू 1 है, इसमें आई की वैल्यू क्या है बेटा 1, जे की वैल्यू क्या है 1। तो आपने क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, आपको फिल करना पड़ेगा 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 होता है। -2 का मॉड क्या होता है, 2 होता है। और तो यहां पे कितना आएगा, हाफ इंटू 2। नेक्स्ट 1, 2 एलिमेंट, तो ये आई की वैल्यू इस बार क्या हो गई बोलो 1, और जे की वैल्यू क्या हो गई बोलो 2। तो यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 6 कितना होता है -5। उसका मॉड कितना होता है 5 होता है। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो 2, 1 सर, तो वहां पे आएगा 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, तो इसका मॉड हो गया 1। सर 2 माइनस 6 -4, उसका मॉड कितना होता है 4 होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 3, 1, तो यहां आएगा 3 माइनस 3, ये तो सर 0 हो गया, फिनिश। 3, 2, 3 माइनस 6, -3 का मॉड कितना होता है 3। अब जाके इसे बोलते हैं मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन। अब जाके ये हमने सीखा जिसमें एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी है। ए आई जे कुछ नहीं होते, एलिमेंट्स होते हैं जी। वही जो आई और जे हैं वो फिल करो, नंबर निकालो। तो ये क्या कंप्लीट हो गई हमारे पास, ये मैट्रिक्स बन गई जो वो बनवाना चाहता था हमसे। क्या बना इसके अंदर बताओ, पहला नंबर सर 1, अगला 2.5, 5/2 कितना होता है 2.5 होता है, 1/2 0.5, 4/2 2, 0, 1.5। ये लो जी, मैट्रिक्स तैयार है आपकी। आप भी साइड बाय साइड पेपर पेन ले लो, फटाफट सॉल्व करते रहो, बहुत सिंपल है बोर्ड्स की मैथ्स बेटा। नेक्स्ट ये सवाल है अगला, क्या क्या है ये, किस कंसेप्ट बेस्ड है बताओ। ये सर वही है मैट्रिक्स को इक्वल करने वाला, देखो इक्वल लगा है ना बीच में, तो सर इसका क्या मतलब आएगा, इसका मतलब है हर एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। तो x+3 किसके बराबर 0 के। सर पहली इक्वेशन आ गई जी, बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट बताओ सर, z+4 बराबर 6, बोलते जाओ फटाफट चलो, जहां भी आप लोग बैठे हो। 2y-7 बराबर 3y-2। अगली इक्वेशन बोलो जी, यहां से -6 बराबर -6, तो हम क्या करें, रखे रहो अपने पास, a-1 इज इक्वल टू -3, 0 इज इक्वल टू 2c+2, b-3, बोलो फटाफट 2b+4,
-21 बराबर -21, ठीक है, सबको पता है, 0 बराबर 0, फिनिश। तो हमने यहां पे कुछ 6 इक्वेशन बनाई हैं, ये 6 हो गई जी। अब इनके अंदर हमें वैल्यूज पता करनी है। देखो, अगर x प्लस 3 बराबर 0 है बेटा, तो x की क्या वैल्यू आएगी सर? -3। डन। z की वैल्यू बताओ, 2, फिनिश। तीसरा देखो, 2y उधर जाएगा तो वहां y हो जाएगा, और इधर -7 प्लस 2, y की वैल्यू बोलो जी, y की वैल्यू आ गई -5। इधर आ जाओ फटाफट, a -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3, कितनी आ गई जी? -2। यहां से -2 इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू हो गई जी -1। यहां से बोलो, उधर जाके b माइनस हो गया, यहां पे -7। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई और गेम फिनिश। बस a b c x y z जो भी वो मांग रहा था सारा यहां पे है, आप चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वल थी, हर एलिमेंट सबके बराबर होना चाहिए, बस बात खत्म। चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आगे हमारे पास क्या है बेटा, देखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री आइदर 0 और 1। एनसीईआरटी का सवाल है, पहली एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। कह रहा है कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो? 3/3 का मतलब सर 3 रोज होंगी और कितने कॉलम? 1 2 और 3। लेकिन हर एलिमेंट या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? चलो सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखो, सर 3 क्रॉस 3 तो ऐसी दिखती है जी, सही बात है। इस डब्बे से पूछा मैंने, भाई तू 0 और 1 में से तेरे को 2 चॉइस दे रहा हूं, तू क्या क्या ले सकता है? बोला 0 1, कुछ ना कुछ तो नंबर भरना पड़ेगा, खाली थोड़ी ना रह सकता है मैट्रिक्स का कोई सा बॉक्स। तो कितनी चॉइस आई? 2। ठीक है जी। अगले से पूछा, बोला मेरे पास भी 2 ही चॉइस है यार, ये ले। ऐसे करते करते ये कितने डब्बे थे? 9। यानी ये आ जाएगा 2⁹9। 2 की पावर 9 कितना होता है बताओ? 512। सिंपल, डन, फिनिश। ठीक है, हर एक के पास 2 चॉइस थी, 2 2 2, सबको मल्टीप्लाई करके 2⁹9, दैट इज 512। नेक्स्ट। अब देखो जी, अब हम चलते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। देखो इन ऑपरेशंस में क्या होता है, पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एडिशन, कि भाई ऐड कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, देखो कॉमन सेंस वाला काम है। क्या, ये ए थी और ये मैट्रिक्स बी थी, दोनों को ना ऐड करना था, तो हम पता है क्या करेंगे, उसका A11 ले जाके किससे ऐड कराएंगे? B11 से। बस A23 किससे ऐड होगा? B23 से। तो ये देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करके फाइनल एडिशन वाली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बन गया। ऐसे ही 1 2 1 2, 1 3 1 3, 2 1 2 2 1, 2 2 2 2 और 2 3 2 3। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के एडिशन को बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन करने का तरीका। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट टॉपिक। आगे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या मीनिंग है इसका? ये कह लो एक मैट्रिक्स के बाहर ना कोई नंबर लगा दिया, 5 -3 1 ऐसे, तो हमने क्या कहा, ये ऐसे 2a लिख दिया। पता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर हम a को खोल के लिख दें और यहां कुछ कुछ ऐसे नंबर हैं, 0 नहीं है, ये बॉक्स बना रहा हूं, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे अभी, ये एलिमेंट है इनके अंदर, तो 2 ना हर एक को दुगना कर देगा भाई, सबके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 2 है ये सबके साथ हर एलिमेंट के साथ जाके डबल कर देगा। -5 होता तो सबके साथ -5 हो जाता। इतनी सी बात है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। जैसे यहां पे देखो, ए दिया था ना उसने, क्या लिखा था बताओ? 3 1 1.5 √5 7 -3 2 0 5। और क्या मांगा उसने? 3a, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 3 इंटू 1 3 हो गया, 1.5 इंटू 3 क्या हो गया? 4.5। मतलब हर एलिमेंट को ना मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही आप पूरा कर सकते हो अपने आप। तो ये जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लिया हमने स्केलर से। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर,
उम्मीद है ये टॉपिक इजी सा था, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, ए दिया है जी, बी दिया है, कहते फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x बराबर 5b। कहते कोई ऐसी मैट्रिक्स निकाल दो, जादुई मैट्रिक्स, जिससे क्या हो जाए 2a प्लस 3x किसके बराबर हो जाए, 5 के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, जादू वगैरह तो कुछ पता नहीं, लॉजिक यूज कर सकता हूं मैं। क्या 3x को इधर रहने दे बेटा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बोलो, 5b माइनस 2a। सर x को इधर छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 1/3 5b माइनस 2a। तो यहां से निकल के आया x विल बी 1/3। 5b माइनस 2a का क्या मतलब है, अभी आपको सिखाया था स्केलर मल्टीप्लीकेशन में बाहर 5 लगाने से ये मैट्रिक्स 5 गुना हो जाएगी। तो यहां कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। ये लो जी, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। आगे 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25, 5 इंटू 1 क्या होता है जी, 5 होता है, माइनस ट्वाइस ऑफ ए। ट्वाइस ऑफ ए डबल कर दो फटाफट, 2 8 जा 16, 0 8 माइनस 4 6 और 12। आगे देखो 1/3 ऑफ, सर 10 माइनस 16 कितना हो गया, -6। 10 माइनस 0, सॉरी -10 माइनस 0 कितना आया, -10 आ गया। 20 माइनस 8 कितना होगा, 12। 10 माइनस माइनस प्लस कितना हुआ, 14। -25 -6 कितना आया, -31। और फिर 5 -12 कितना आया, -7। इसका मतलब अब बस 1/3 को अंदर भेजना है जी। बिल्कुल देखो, जैसे ही 1/3 को मैंने अंदर भेजा, तो -6/3 कितना होता है, -2। यहां आ जाएगा -10/3। यहां लास्ट में कितना आ जाएगा जी, 4। यहां आ जाएगा 14/3। यहां क्या आएगा बेटा, -31/7, -7/3। ये था तरीका सॉल्व करने का इस वाली इक्वेशन को, जिसमें उसने हमसे x पूछा था। हम 3x को इधर रहने देंगे, उसको उधर ले जाएंगे, फिर 1/3 कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, फाइनल आंसर मिल गया। बस सीधी सी बात है। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब है जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का काम। ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं, फटाफट। किसी ने ना मुझे 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने को दी बेटा, वो क्या थी, ये किसी ने कहा आप ना इनको मल्टीप्लाई कर दो यार। तो मैंने इसको बोला देखो करते क्या है, पहला स्टेप ये होता है चेक करना इसका ऑर्डर कितना है। सर 2 × 3। इसका ऑर्डर क्या है, बोलो बोलो, 3 × 2। ये जो 3 है ना, ये मैच होने चाहिए, मतलब पहले वाले के जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रोज से एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा मान लो पॉसिबल है, जैसे यहां 3 और 3 तो सेम है, तो कैसे करते हैं, सर इसकी इस रो को उठाते हैं, ऐसे उठाया, आगे लेके गए और ऐसे दूसरे वाले के कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई। क्या मतलब है देखना, यहां पे ये ब्लू शेड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सेकंड है, ये सारे को इससे क्या करना था, मल्टीप्लाई। सर मतलब समझे नहीं, 1 × 2 ये रहा, -1 × -1 ये रहा, 2 × 5 ये रहा। इससे बनेगा पहला एलिमेंट फाइनल आंसर की मैट्रिक्स का। 1 2 = 2 +1 3 और 10। तो ये हो गया हमारे पास 3 और 10 13 आ गया जी। इस तरह आंसर में पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, 13 आएगा।
ये तो बहुत लंबा है, हाँ थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। आप ना बार बार प्रैक्टिस करोगे ना एकदम सेट हो जाएंगे हाथ आपके, फिर फटाफट करने लग जाओगे। इसको उठाया, लेकिन इस बार सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लाके ऐसे। अगली बार अगले रो को उठा लिया, इस कॉलम से कर दिया जी। अगली बार इसको उठा के अगले कॉलम से, तो सारे नंबर्स हमारे पास आ गए। यह है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका। यहां से रोज को उठाते हैं, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय वन, फिर अगली रो को उठाते हैं, उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय वन, तो जाके हमें फाइनल आंसर मिलता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का। एक पॉइंट नोट कर लेना, मान लो मैंने इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। ए बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए। क्यों सर? वैसे तो होता था 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, वो नंबर्स थे, ये मैट्रिक्स हैं। ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आया हमारे पास सवाल एनसीईआरटी का, बिल्कुल वही जैसे सवाल वहां है वैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या आया बेटा इसके अंदर? देखो, ए दिया कुछ कुछ है, ठीक है, बी है, सी है। कहता कैलकुलेट ए सी, ओके, बी सी एंड ए प्लस बी इंटू सी। कहता 3 आंसर निकालो, और फिर कहता शो दैट। क्या शो करना है बेटा? शो करना है हमारे को कि ये जो है ना, ये देखो a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। हमें ये साबित करके दिखाना है। तो देखो बोर्ड्स में लिखना कैसे है। फर्स्ट पार्ट है सवाल का, यू हैव टू फाइंड ए सी। देखो मैं यहां पे ए सी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, 067 -608 7 -80 मल्टीप्लाइड बाय सी 2 -2 3। सर आपने वो कहा था कि पहले वाले के जो कॉलम है अगले वाले की रोज के बराबर होने चाहिए। जरा चेक करें। यस, 1 2 3, 3 कॉलम है सर, 1 2 3, 3 रोज हैं, बराबर हैं। यस, वी आर गुड टू गो फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। चलो जी पता करें इसको, आ जाओ। 0 × 2 क्या बताया था? रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई करना, एक ही कॉलम है तो एक ही बार करेंगे। 0 × 2 0, 6 × -2 -12, 7 3 जा 21, तो आ गया 0 -12 और 21। अगला सर -6 × 2 -12, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 आएगा बेटा। 8 3 जा 24, डन। 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 प्लस 0। तो फाइनली मेरे पास क्या बना? देखो यहां पे क्या बना, 21 में से 12 गया तो क्या आया? 9। 24 में से 12 गया तो 12। 16 और 14 कितना होता है? 30। फर्स्ट इज डन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट कहता है यू हैव टू फाइंड बी इंटू सी। चलो जी ये भी काम कर देते हैं इनके लिए हम लोग। बी इंटू सी पता लगाएंगे जी। बी को लेके आओ, 0 1 1 1 0 2 1 2 0 2 -2 3। बी इंटू सी पता करना है। तो b इंटू सी जब हमें पता करना है तो फिर वही उधर से रो उठाई, ऐसे करके इसे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो पहला बताओ जी, 0 × 2 0, 1 × -2 और 3 3 -2 1, 1 × 2 2, 0 हो गया 6, 6 + 2 कितना होता है जी? 8, 1 × 2 2, 2 × -2 -4, और ये तो 0 हो गया। तो -4 + 2 कितना होता है? -2। ये सेकंड मैट्रिक्स आ गई, बी इंटू सी। थर्ड देखो, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। चलो जी इसको लिख देते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए प्लस बी क्या होता है सर? इनका एडिशन। कैसे करते हैं? वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है बस। तो ए प्लस बी क्या आया बताओ? 0 + 0 0, 6 और 1 7, 7 और 1 8। नेक्स्ट -6 + 1, ये आ गया -5, 0 + 0 0,
8 और 2 10 हो गया जी। नेक्स्ट 7 + 1 8 हो गया, -8 + 2 -6 हो गया, 0 + 0 0 मल्टीप्लाइड बाय सी। सी में क्या है बताओ? 2 -2 और 3। तो देखते हैं क्या बनेगा जी, फटाफट यहां पे करवा दो कैलकुलेशन। 0 7 8 जब ऐसे जाएगा तो 0 × 2 फिनिश, 7 × -2 -14 प्लस 8 3 जा 24। समझ में आ रही है बात? ये आएगा 24 - 14 क्या होता है, बोलते जाओ फटाफट, 10। नेक्स्ट एलिमेंट -5 × 2 -10, ये लो जी। 0 × -2 फिनिश, 3 × 10 30, 30 - 10 कितना होता है? 20 होता है जी। बस। तीसरा 8 × 2 16, -6 × -2 +12, 0 से फिनिश। तो ये कितना आ गया? 16 और 12, ये होता है 28। ये हमने ना बेटा 3 मैट्रिक्स निकाली अलग अलग, देखो आपके सामने है 1 2 और 3। अब इसके अंदर क्या है, आपको एक नेक्स्ट स्टेप में प्रूफ करके बताना है दैट योर थर्ड मैट्रिक्स, यही थी ना a + b × c। देखो थर्ड मैट्रिक्स a + b × c, थर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, कैसे? 9 और 1 कितना आता है? 10, 12 और 8 20, 30 - 2 28, हेंस प्रूव्ड। आप वहां लिख के आओगे ऐसे स्टेप में, थर्ड इज इक्वल टू 1 + 2, हेंस प्रूव्ड लिख के। ठीक है, हमने तीनों मैट्रिक्स पता करी और इनका ये एडिशन साबित करके दिखा दिया इनको। डन। नेक्स्ट सवाल ये है जी, ये देखो, ये वो सवाल है जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज चलो ये एनसीईआरटी के वो जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस जस्ट पहले वाली, उसका आखिरी सवाल है, इसको आज निपटाते हैं अच्छे से। ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इजी सा है। बुक शॉप हैज ए 12 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक बुक। उनके पास ना दर्जन दर्जनों किताबें हैं, बहुत सारी। वो सब्जेक्ट दिए हैं आपको, क्या क्या दिए हैं बताओ? केमिस्ट्री दिया है, फिजिक्स दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है। अच्छा, अब इसके बाद सेलिंग प्राइसेस आर 80 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली। ये जो इनके सेलिंग प्राइसेस हैं ये भी दिए हुए हैं जी। ठीक है, कहता फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये सारी किताबें बेचने जा रहे हैं। इसके बोर्ड एग्जाम हो गए होंगे, आपके तो होने बाकी हैं अभी, इसके हो गए होंगे, फिर सारी किताबें बेचने चला है। तो अब ये कह रहा है बताओ भाई उसके पास कितना माल इकट्ठा हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा उसके पास। देखो क्या करना है, हमें मैट्रिक्स बनानी है। कुछ इस तरह से लिखना आना चाहिए आपको। ये अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप समझोगे बात को। पहली मैट्रिक्स में मैं ये भरना चाहता हूं कि केमिस्ट्री की बुक्स, फिजिक्स की बुक्स और इकोनॉमिक्स की बुक्स। यहां ना छोटा सा ऐसे लिख रहा हूं, C फॉर केमिस्ट्री, फिर P फॉर फिजिक्स और E फॉर इकोनॉमिक्स बुक्स। अच्छा, अब ना कितनी कितनी थी? 10 दर्जन। 10 दर्जन कितना होता है? 120। एक दर्जन में ना 12 चीजें होती हैं, तो 10 में कितनी हो गई भाई? 120 हो गई। 8 डजन फिजिक्स, 96। नेक्स्ट 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताबें, फिर से कितनी किताबें हो गई? 120। इतनी सारी किताबें थी उसके पास, 120 केमिस्ट्री की, 96 फिजिक्स की, 120 इकोनॉमिक्स की। इनके दाम भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसको प्राइस मैट्रिक्स बोल देंगे। ये क्या है? क्वांटिटी मैट्रिक्स, मतलब किस सब्जेक्ट की कितनी किताबें हैं। ये क्या बनेगी? प्राइस मैट्रिक्स। सेलिंग प्राइसेस आर 80 60 एंड 40 ईच, मतलब एक किताब सेकंड हैंड जो वो बेचने जा रहा है वो 80 की बिकेगी, केमिस्ट्री वाली। यहां प्राइस ऑफ केमिस्ट्री, प्राइस ऑफ फिजिक्स, प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या क्या है प्राइस बताओ बेटा? 80 60 और 40। पहली का ऑर्डर सर 1x3, अगले का ऑर्डर 3x1। तो सर जब ये जो क्वांटिटी है और ये जो प्राइस है ये मल्टीप्लाई हो गए, क्या बनाते हैं यूजुअली? टोटल अमाउंट। ये तो पूछा है सवाल ने, इतना आसान है सोचो।
और हम इससे घबराते रहते हैं, पता नहीं है कैसे लिखें, क्या करें, इसके अंदर समझ नहीं आता। बस हो गया क्लियर। कैसे आएगा सॉल्व होके बताओ। देखो 120 इंटू 80 कितना होएगा, ये आ जाएगा 9600 प्लस ये वाला ऐसे आता था ना, इस पे याद करो 96 इंटू 60, ये कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, 6 6 जा 6, 3 कैरी, 6 9 जा 54, 5760। तीसरी किताब से कितना पैसा मिलेगा, 120 इंटू 40 कितना हो गया जी, ये हो गया 4800। टोटल अमाउंट आ गया जी निकल के हमारा, बस सवाल फिनिश। कितना आया 9600, ये रहा जी, 5760 ये रहा, 4800। चलो इनको ऐड कर देते हैं, 000 कितना हो गया 0, यहां पे 6 आ गया, 6 और 7 कितना होता है 13, और जैसे ही ये 13 8 के साथ किया तो 21, 1 और 2 कैरी, 9 और 5 4 9 18, और कितना कैरी आया था अभी 2, तो ये हो गया 20,160 रुपए, 20,160 रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन अपने आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट करेक्ट है, 1 2 कैरी, हाँ ठीक है, 20,160 रुपए बनते हैं जी उसके पूरे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये कैसे करना है सर। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझो, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना पुट्ठा करना, ऐसे ही हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग कि उल्टा कर देना, बिल्कुल उलट पुलट कर देना। ऐसे ना ट्रांसपोज को आप इसी लैंग्वेज में समझो तो ज्यादा सही रहेगा। क्या होता है इसका मतलब, आपको ना ये मैट्रिक्स दे दी, अब वो सब छोड़ो, मैं आपको इजी टर्म्स में समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। ये एक मैट्रिक्स दे दी किसी ने, और अब आप क्या करना चाहते हो उसके अंदर, इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हो, तो पहले सिंबल सीखो। अगर मैं ऐसे टी बना दूं ना ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में, तो भी वही है। अगर मैं इसके ऊपर डैश लगा दूं, तो भी वही बात है। यानी या तो ट्रांसपोज लिख दो या फिर डैश लगा दो, तो आपका बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सिंबल है। करना क्या है सर, बहुत आसान है। देखो इसकी पहली रो थी ना, कॉलम बना दिया, ये पहली रो थी ना, कॉलम बना दिया, ये तीसरी रो थी, कॉलम बना दिया। मतलब इसकी रोज को उठाओ, वर्टिकल करके कॉलम बना दो, सेकंड रो को उठाओ, सेकंड कॉलम बना दो, बस। तो सर जो 3x2 था वो क्या हो जाएगा 2x3, ऑब्वियस सी बात है ना। जो रो थी वो क्या बन गई, कॉलम, तो जो 3 2 थे वो क्या बन गए 2x3। ये है तरीका ट्रांसपोज निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं थोड़ी सी, है ना। पहला कह रहा है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, सबको पता है क्यों सर, पहले मैट्रिक्स को ऐसे थी ना वो, उसको आपने ऐसे किया, फिर ऐसे से वापस ऐसे हो गई, वो तो सेम हो गई। जो रो पहले कॉलम बनी फिर वही रो बन गई, दैट इज सेम। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा होता है। हो गया। नेक्स्ट, सेकंड, के इंटू ए। देखो ये समझना आप लोग ना, ये जो के है तो स्केलर है, इसको कैसे उल्टा करोगे, वो तो मैट्रिक्स का उल्टा करना है, तो के कहां आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, और ट्रांसपोज किसका रह जाएगा, सिर्फ ए का। ऑब्वियस ही बात है। तीसरा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपने क्या करना है, ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए पे भी और बी पे भी। तो वी कैन से ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चौथी प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर दिया है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात हमारे माइंड में रहनी चाहिए हमेशा, क्या, कि ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आता है उसका ट्रांसपोज लेने पे। यहां ए बी था और वहां ऑर्डर उल्टा हो गया, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में थी, इनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ा था, हमने देखा था ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन मल्टीप्लाई जब था तो ए बी का क्या हो गया, बी ए हो गया। ये बात ध्यान रखना आप लोग। सवाल पे चलते हैं हम लोग।
ए दिया है, बी दिया है, और क्या बोलता है आगे, कह रहा है वेरीफाई दैट दिस इज, देखो जो प्रॉपर्टी अभी मैंने कही थी ना आपको याद रखने को, वही वेरीफाई करा रहे हैं सवाल में। चलो वेरीफाई करते हैं। एलएचएस, जी एलएचएस में ए बी निकालना पड़ेगा और उसका करना पड़ेगा ट्रांसपोज, ठीक है जी। पहले ए बी निकाल लेते हैं हम लोग। ए बी में क्या आएगा, देखो इसकी रो उठा के इसके कॉलम से, है ना, इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर था 3x1, इसका ऑर्डर 1x3, तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 3x3, और उसका ट्रांसपोज भी लेना है अभी हमें, है ना। तो यहां से उठाया -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -6 +12, 4 इंटू 1 4, 12 -24, 5 15 माइनस ऑफ 30। ये था एलएचएस। अभी पूरा नहीं आया है, अभी तो ट्रांसपोज लेना बाकी है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं बताओ, जो रो है उसको ऐसे वर्टिकल कर दो, कॉलम बना दो मतलब, तो क्या आएगा -2 -6 12, 4 12 -24 5 15 -30। क्या ऑर्डर सेम रहेगा, यस सर, स्क्वायर मैट्रिक्स थी ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, LHS, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ A इंटू बी। RHS को पकड़ते हैं अब, है ना। RHS देखो क्या लिखा है RHS में, बोलो, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे क्या बन जाएगा सर, ये ऐसे थी और ये ऐसे आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 3 -6। पहले ये रो मैट्रिक्स थी, अब ये कॉलम मैट्रिक्स बन गई। ए का ट्रांसपोज सर, ए के ट्रांसपोज में ये कॉलम थी तो क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी, और क्या आएगा बताओ, -2 4 और 5। सर मल्टीप्लाई करके क्या बनना है, आओ देखते हैं क्या बनेगा। यहां आएगा 1 एक एक से, ऐसे रोज आती हैं और एक एक कॉलम से जाती है मल्टीप्लाई होने, तो बनेगा -2 4 और 5। अगला 3 जाएगा -6 12 और 15, ये 12 जाएगा, ये -24 आएगा, ये -30। आर दे सेम, यस दे आर सेम, एब्सोल्युटली सेम। और हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है क्या, कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। क्लियर हो गई आपको ये बात, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी वो प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली है, राइट। चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। आगे हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूं। देखो क्या होगा उसके अंदर, अगर आपने किसी का ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का और वो ए के बराबर आ गया, तो उसका नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी सी बात है बस। लेकिन अगर उसका ट्रांसपोज लेने पे वो -a के बराबर आ गया, तो उसका नाम होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SM एंड SSM। ट्रांसपोज लेने पे सेम आ जाता है तो क्या बनता है जी, सिमेट्रिक। ट्रांसपोज आने पे माइनस बाहर आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है, ट्रांसपोज लेना है, ये चेक करना है कि क्या वो सेम मैट्रिक्स के बराबर है या फिर माइनस के बराबर है। सेम के बराबर सिमेट्रिक और माइनस के बराबर तो स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अब एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सवाल पूछ लेते हैं वो लोग डायरेक्ट। क्या, इट सेज एवरी मैट्रिक्स, उसे छोड़ो वो लिखा हुआ जो है, मैं जो बताता हूं वो समझो ध्यान से, ठीक है। मेरे को मेरी बात सुनो और यहां पेन देखो कहां चल रहा है। एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम, बीच में प्लस लगाए ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर यहां तो डब्बे बने हैं, अरे हाँ मैं उन्हीं की बातें कर रहा हूं। एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां क्या है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहां पे है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये पूरी स्टेटमेंट आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, सवाल में आ जाएगा। एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहा हूं, आया भी हुआ है। एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये किसी भी मैट्रिक्स को एज ए सम लिखने का तरीका है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। ये थ्योरम याद रखनी है हमें, इसको अब सवालों में लगा के मैं आपको बताता हूं। क्लियर है यहां तक? चलो, ये लो सवाल आ गया। क्या था? एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही पहले वाला काम है ना, देखना ध्यान से कैसे लिखते हैं पेपर में। B इज इक्वल टू हाफ ऑफ B प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज। पहला क्या है? सिमेट्रिक। दूसरा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। बस इतना सा काम है। यहां पे हाफ आ जाएगा, कुछ कुछ लिखेंगे अभी, देखते हैं क्या लिखेंगे। नेक्स्ट, हाफ आ जाएगा। पहले में B प्लस बी ट्रांसपोज देखना आप लोग, ठीक है। B लिख दो सर, ये लो जी, फटाफट लिख देते हैं। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। सर B ट्रांसपोज भी लिखो, लिख देते हैं B ट्रांसपोज। देखो B ट्रांसपोज में इसको उठा के क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो क्या आएगा, 2 -2 -4। अगला सर -1 3 और 4, 1 -2 -3। ये हो गया। ऐसी नेक्स्ट में क्या लिखना है, B माइनस बी ट्रांसपोज। फटाफट माइनस लगा के लिखना है बस। B लिखो क्या है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। माइनस इसका ट्रांसपोज, ये रहा ट्रांसपोज, आएगा 2 -1 और 1 -2 3 और -2, ठीक है। और आएगा ट्रांसपोज में -1 3 और ये, ठीक है, -4 4 और -3। डन। ये बी ट्रांसपोज, B माइनस बी ट्रांसपोज। बस आप बी ट्रांसपोज को चेक करो, जो रोज थी उनको मैंने बस कॉलम बनाया और कुछ ज्यादा काम नहीं किया उसके अंदर। इनको सॉल्व करना है हमें फटाफट। देखो, B कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 + 4 2 -3 -3 -6। चलो इधर आ जाओ जी फटाफट। 2 -2 सर 0, -2 माइनस माइनस +1 -1 -4 -1 -5। नेक्स्ट, -1 + 2 कितना होता है, 1 3 -3 0 4 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। 1 + 4 कितना हो गया, 5 -2 -4 -6 -3 + 3 कितना हो गया, 0। ये आया जी निकल के हमारे सामने। क्या आया, हाफ को अंदर भेज दो तो क्या बन जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां हाफ को अंदर भेज दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में ऑब्जर्व करना, डायगोनल इज ऑलवेज 0, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दैट इज डन। हाफ को अंदर भेज दो बस, और यहां पे भी हाफ को अंदर भेज दो तो ये सिमेट्रिक बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब, है ना। देखो क्या कह रहा है, यहां लिखा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सबसे पहले इन्वर्टिबल क्या होती है, अभी हम एनसीईआरटी में डिटर्मिनेंट में इन्वर्स निकालना सिखाया गया, लेकिन यहां थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वर्टिबल का मतलब होता है अगर किसी ए के लिए, कोई एक ए मैट्रिक्स है आपकी, उसके लिए आपको बी मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए जिसको चाहे ए के बाद मल्टीप्लाई करो, चाहे ए से पहले मल्टीप्लाई करो, आंसर आई आ जाए, तो इसका मतलब है बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और वाइस वर्सा, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। सॉरी, क्या मतलब आएगा इसका निकल के, दैट ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए।
अगर किसी ए के लिए बी ऐसा मिल जाए जिसको पोस्ट मल्टीप्लाई करें या फिर प्री मल्टीप्लाई करें, तो इसको बोलते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए और बी दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसका सिंबल कैसे लिखते हैं बताओ? इसको लिखेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी इज इनवर्स ऑफ ए का उल्टा है, बस ये कहना चाहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जो उसको मल्टीप्लाई करा के आई बना दे। सर आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो देखो स्टार्टिंग में टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको बता चुका हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 1 होता है, बाकी जगह क्या होता है? 0 0 0। ठीक है, नेक्स्ट। ये थ्योरम, ये प्रूव आना चाहिए भाई इसका एग्जाम के लिए। कहता है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सर ये तो कुछ कुछ ट्रांसपोज जैसा याद आ रहा है। यस, ट्रांसपोज में भी मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था बेटा? कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ऐसा ही अब इनवर्स में हो गया। क्या? ए बी का इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होता है। इनवर्स में और ट्रांसपोज में दोनों में ऑर्डर उल्टा चलता है, वहां भी उल्टा होता है और यहां पे भी उल्टा। अच्छा, इसका प्रूफ देखना आप ध्यान से, मैं आपको प्रूफ कराता हूं, ये आपको आना चाहिए बेटा बोर्ड के लिए। मैंने आपको कहा आप क्या करो, ए बी का नाम ना सी रख दो, मतलब ए बी मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं? सी बन जाते हैं। तो क्या आप ये बात मानते हो कि सी और सी इनवर्स मल्टीप्लाई होके आई बनाएंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, यही तो डिफाइन किया था, इनवर्स तो यही होता है, अभी तो बताया था आपने। ठीक है, जो सी है ना उसको पुट करना शुरू करो, यहां करो, ए बी आ जाएगा जी, और सी इनवर्स के अंदर भी लिखो, ये लो, इस पूरी इक्वेशन के आगे मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से। कर दूं मैं? ठीक है, तो यहां आ जाएगा ए इनवर्स ए बी का इनवर्स, और यहाँ ए इनवर्स। क्यों? ए इनवर्स इंटू आई, तो ए इनवर्स ही होता है। ए इनवर्स और ए क्या बन गए? आई बन गए। आई इंटू बी क्या बन गया? ओनली बी बचा, तो क्या बच गया? बी ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। पूरी इक्वेशन के आगे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, कौन सी? आप मल्टीप्लाई करोगे यहां पे बी इनवर्स, ये लो जी, बी इनवर्स और बी आई, आई इंटू सी का इनवर्स सेम बन गया, तो क्या आ गया? ए बी का इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही ये थ्योरम कहना चाहती थी, ए बी का इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स। यानी ट्रांसपोज हो चाहे इनवर्स हो, ए बी का ऑर्डर क्या हो जाता है? बी ए हो जाता है जी। ये आपको ध्यान रखना है, दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये जो टॉपिक था ना मैट्रिक्स के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर इनवर्स वाला, अब उसमें ना एक एक्सरसाइज है 3.4, उसमें सिर्फ एक सवाल बचा है और कुछ नहीं है, बाकी सब हट चुका है। कौन सा सवाल है वो? मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कब वो इनवर्स होती हैं? सर ए बी बराबर बी ए, जरूरी थोड़ी ना है। ए बी बराबर बी ए बराबर नल, अरे बिल्कुल भी नहीं। ए बी बराबर नल बी ए आई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। ये डी तो वही कंडीशन है जो आपने लिखवाई थी, देखो यहां पे ध्यान से, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ए ऐसी मैट्रिक्स है, चाहे उसके बाद में बी को मल्टीप्लाई करो, चाहे उसके पहले मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है? आई बनता है। इसका मतलब बी और एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। दिस फिनिशेज मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। थ्योरी सब डिस्कस्ड है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स टफेस्ट से टफेस्ट ले आया हूं मैं, इजी इजी इसमें और बचे हुए हैं। एक्सरसाइजेस के लास्ट क्वेश्चंस उठा के लाए हैं जो सबसे लेंथी और टफेस्ट होते हैं, सब डन है कंप्लीटली, जो आपके लिए बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम डिटरमिनेंट पे चलते हैं बेटा। दिस इज चैप्टर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी पार्ट 1। चैप्टर नंबर 4 वी हैव डिटरमिनेंट्स। ये रहा डिटरमिनेंट्स। यहां एक कोट लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, क्या लिखी है? ऑल मैथमेटिकल ट्रूथ्स आर रिलेटिव एंड कंडीशनल। दिस समहाउ सिग्निफाइज कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हम लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से रूल्स बनाए, वो सारे रूल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। दिस इज ए लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड अदर नेचुरल साइंसेस।
फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मे बी एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। उनको समझने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए जो आपस में कंडीशनल हैं, रिलेटिव हैं, कुछ भी एब्सोल्यूट सच नहीं है। इट्स ए काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर आवर बेनिफिट, हमारी सहूलियत के लिए ये सब्जेक्ट है। बहुत अच्छी बात है। चलो डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं। पहली चीज, सबसे पहले आपको क्लास 11th में याद करो डिटर्मिनेंट खोलना सिखाया गया था बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। जो भी बच्चे जिन्होंने नॉन मेडिकल लिया उनको तो बिल्कुल सिखाया गया होगा। ये है डेल्टा 124 -130 410। इस डेल्टा को ओपन करना है। हमें बहुत इजीली पता है, किसी भी रो के अबाउट कर सकते हैं और किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या? जो ये वाले एलिमेंट है ना, इनके आगे आता है माइनस। एक काइट की फॉर्म में याद कर लो। सर अगर 2x2 मैट्रिक्स, अरे 2x2 ही तो उसमें सिर्फ यही लिखे रहेंगे, तो इन दोनों के आगे माइनस लगा देना। 3x3, सर 4x4, अरे सिलेबस में नहीं है, क्या करोगे जान के? तो 3x3 में ये काइट के अलोंग जो एलिमेंट होते हैं इनमें क्या आता है? माइनस आता है जी। अच्छा सर माइनस आता है, ठीक है, अब ओपन करना सिखाओ। चलो यहां पे आपके सामने इन्होंने किसके अबाउट खोला है ये बताओ? C3। कॉलम 3 उठाओ। ये रहा सर, ये रहा, दिस इज कॉलम नंबर 3। पहला नंबर 4, अगला नंबर -0 क्यों है सर? मैंने क्या कहा था, इन वाले काइट के अलोंग क्या आता है? माइनस आता है, -0। तीसरा एलिमेंट +0। अच्छा अब उनके बाजू में ये छोटे छोटे डिटर्मिनेंट क्या लिखे हैं यार? सर मैं बताता हूं आपको, देखो जब ये 4 को उठाया ना, तो 4 वाली रो को और 4 वाले कॉलम को छुपाना है। बच क्या गया बोलो? -1 3 4, -1 -1 3 4, -1। ऐसे ही इस 0 के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छुपाना है। बच क्या गया बताओ? 1 2 4 1 1 2 4 1। और फिर इनको ओपन करना है। सर 2x2 डिटरमिनेंट हमें आता है, कैसे? बस क्रॉस करना है। क्या? -1 × 1 -1 -3 4 12, फिनिश। ये तो 0 ही था तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये भी 0 था तो अंदर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आ गया 4 × -13, क्या आएगा? -52। ये बन गया जी आपका डिटरमिनेंट। ऐसे ओपन करना है आपको, ठीक है? किसी के अबाउट भी कर सकते हैं। चलो एक एक मैं करके बता देता हूं आपको। हमने उठा लिया ना, R3 को उठा लिया, रो 3 के अबाउट, कि सर आप कह रहे थे ना सबके अबाउट ओपन करके कर सकते हैं, आप एक करके बताओ। चलो देखो, मैंने बेटा R3 के अबाउट ओपन किया। पहला एलिमेंट बताओ 4, अगला -1, क्यों सर? वो काइट वाले एलिमेंट्स में आता है ना। अगला 0, ठीक है सर। यहां पे डिटर्मिनेंट आएगा, यहां पे भी डिटर्मिनेंट आएगा और यहां पे भी आएगा। 4 के साथ क्या क्या आएगा बताओ? 2 4 3 0। ये लो जी, 2 4 3 0 आ गया। सर -1 के साथ क्या क्या आएगा जी? ये लो, 1 4 -1 0, 1 4 -1 और 0। 0 के साथ जो मर्जी आने दो सर, पर बता तो दो। ये लो बता देंगे, 1 2 -1 और 3। 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू 0 माइनस माइनस +4 और बाहर -4। अंदर देखो क्या बना बेटा, 4 इंटू 2 इंटू 0 0 -12, ये आ गया -48 -4, कितना होता है बेटा? -52। ये है कहानी डिटर्मिनेंट को ओपन करने की। बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो, किसी भी रो के अबाउट, किसी भी कॉलम के अबाउट, बट इन सब के अराउंड क्या आता है? माइनस आता है, काइट वाले एलिमेंट्स के लॉन्ग। ओपन करना सीख लिया, फिनिश। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया है और हमें ये आना चाहिए। इस पे एक दो बार 2 2 3 3 नंबर के सवाल आ जाते हैं। देखो एरिया निकालना, ठीक है? एरिया कैसे निकालते हैं? आपको ना मान लो किसी ने कोऑर्डिनेट दे दिए बेटा, तो आप कहोगे एरिया विल बी, यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये ना मैं मॉड वाला मॉड लगा रहा हूं जो रिलेशन फंक्शन में होता है ना, मॉड्यूलस। एरिया विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ हाफ। सर ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट है, ध्यान रहे आपको, ये मॉड है और ये डिटर्मिनेंट है। क्या आएगा उसके अंदर? कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, जो जगह बच गई उनको 1 1 1 से फिल कर दो। इससे आपके पास एरिया निकल के आएगा।
आपको इसमें एक थर्ड पॉइंट मैं आपको काम का बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है। क्या है वो? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय 3 कॉलिनियर पॉइंट इज 0। तो अगर कोई आपसे उल्टा बोले कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो आप पता है क्या यूज कर सकते हो? यू कैन फाइंड द एरिया फाउंड बाय दोस 3 कोऑर्डिनेट्स एंड इफ इट कम्स आउट टू बी 0 देन दे आर कोलिनियर। इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है। एरिया 0 कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एरिया 0 रिवर्स। समझ रहे हो बात को? आगे चलते हैं चलो। वो दोनों पॉइंट्स मैंने कवर आपके करा दिए, आप चाहे रीड कर सकते हो, देख लो। वो दोनों पॉइंट मैंने आपको यहां मॉड लगा दिया ना, वो कवर हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद दीस वर्टिसेस देन फाइंड के पता लगाना है। बच्चे इस क्वेश्चन में आमतौर पे गलती करते हैं, ये भी एमसीक्यू है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यही एरिया वाली एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। एरिया कितना दिया जी? 35। सर आपने कहा था मॉड, बिल्कुल लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। उसके अंदर क्या आता है सर? उसके अंदर बेटा आता है हाफ डिटर्मिनेंट। ओके सर। 2 -6 5 4 के 4 1 1 1। सर मॉड है, यानी यहां पे क्या क्या आ सकता है? +35 एज वेल एज -35। मॉड खुलता है ना दोनों साइन से, तो क्या क्या आ जाएगा? +-35 इज इक्वल टू हाफ। यहां क्या क्या आएगा बताओ? इसको ओपन करो सर। चलो फर्स्ट रो के अबाउट कर लेते हैं। ओके सर, 2 के अंदर बनेगा 4 1 जा 4 -4, क्या आ गया? 0। फिनिश। अगला सर -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 1 जा 5 माइनस के, तो कितना आ गया? 5 माइनस के। सर थर्ड एलिमेंट बताओ, ये लो जी, +1 5 4 जा 20 -4 के, 20 -4 के। सर ये 2 इधर चला गया तो क्या बन जाएगा? +-70। 2 इंटू 0 0, 30 -6 के +20 -4 के, कितना आया? +-70। 30 और 20 क्या होता है? 50 माइनस ऑफ 10 के, तो 10 के की वैल्यू आ गई 50 माइनस +70। ये आ रहा है, ठीक है सर। क्या 0 कट सकता है पूरी इक्वेशन में? यस। क्या बचा बोलो? k इज इक्वल टू 5 माइनस +7। सर अगर आपने 5 -7 लिखा तो वैल्यू आई जी -2, और अगर आपने लिखा 5 + 7 तो वैल्यू आई जी 12। सो द वैल्यू कैन बी -2 and 12। The values of k are two possible values of k. One is +12, another is -2। ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। तो एरिया इस ट्राइंगल का कितना आएगा? 35 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, माइनर और कोफैक्टर। देखो इनको ना मैं शॉर्ट में बताता हूं, ये ना इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें लिखा है, बच्चे तभी तो डर जाते हैं मैथ से, सोच के अरे यार हम ये तो हमसे होगा ही नहीं। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले मैं एक वर्ड आपको सिखा रहा हूं माइनर, देखो क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोफैक्टर। देखो ध्यान से, जो वर्ड माइनर है ना, माइनर MIJ, उसमें उसी वाले एलिमेंट की रो को और कॉलम को छुपा दिया जाए। सर कैसे छुपाओगे? देखो किसी ने कहा फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन दिस डिटर्मिनेंट। ये आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, यहां पे 6 लिखा है बेटा, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है ये। कहते 6 का माइनर बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना है। आप देखो वही डिटर्मिनेंट वाले में ना थोड़ा सा हमने ऐसा करा हुआ है, अब तरीका सीखते हैं। 6 को छुपाने के लिए सर ये वाली रो हटानी पड़ेगी, ये वाला कॉलम हटाना पड़ेगा, और जो जो बच जाए, क्या बचा जी बोलो? 1 2 7 और 8, कितना आएगा? 8 1 जा 8 -14, कितना आया? -6। यही क्या होता है? माइनर होता है, बस। यस,
जो एलिमेंट की वो बात कर रहा है उसके वाले रो और उसके वाले कॉलम को छुपा दो, बाकी जो कुछ भी बच जा रहा है वही माइनर है। सिंपल। नेक्स्ट, कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर में वही माइनर के आगे -1 की पावर लग जाती है। सर क्या पावर? i प्लस जे। देखना, एग्जाम्पल कहता है फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दिस डिटर्मिनेंट। तो अब हमें क्या करना है? देखो, मान लो मैंने आपसे कहा आप माइनर निकाल के बताओ 9 का। 9 आपको इसमें दिख रहा होगा, देखो ये रहा। 9 नहीं, सॉरी 4। ये एक मैट्रिक्स दी हुई, डिटर्मिनेंट दिया है 1 -2 4 और 3। आपसे मैंने कहा आप 4 का माइनर भी बताओ और कोफैक्टर भी बताओ। माइनर के लिए क्या करते बताओ? इसको सर ऐसे छुपा देंगे, क्या बचा? -2। तो माइनर क्या है जी? -2। तो ये आ गया हमारे पास -2। कोफैक्टर, सर इसी नंबर को यहां लिखो। ये लो जी, -2 लिख दिया। सर -1 की पावर i प्लस जे, ये कौन सी रो में है? दूसरी में। कौन से कॉलम में? पहले 2 + 1 3। कितना हो गया सर? -1 इंटू -2 कितना आ गया? 2। इतनी सी बात थी यार, माइनर और कोफैक्टर। माइनर क्या? उसकी वाली रो को और कॉलम को छुपा लो, बची हुई वैल्यू को माइनर बोलते हैं। कोफैक्टर, बाहर क्या लगाना है? -1 की पावर i प्लस जे। खत्म। बाहर -1 की पावर i प्लस जे लगाते ही आपके पास क्या आ जाता है? कोफैक्टर। ये देख लो, पता नहीं क्या इतना बड़ा सा डरावना सा दे रखा है, बच्चे फिर छोड़ देते हैं माइनर कोफैक्टर नहीं हो रहा। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडजॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से पहले इसकी डेफिनेशन सुनो। एडजॉइंट क्या बोलता है? इट इज द ट्रांसपोज, ऐसा वैसा ट्रांसपोज नहीं है, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स। सर इसका मतलब पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है जी, उसका ट्रांसपोज ले लो, ओके जी, तो क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। देखो कैसे, मैंने आपसे कहा ए से बना दो कोफैक्टर मैट्रिक्स। सर कोफैक्टर कैसे निकलेंगे? अभी पीछे निकालने तो सिखाए थे। माइनर निकालो, छुपा के, याद आ रहा है? बाहर -1 की पावर i प्लस जे लगाओ, तो क्या बन जाता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। वही है ये। फिर सर इसका क्या ले लो? ट्रांसपोज। तो सर आपको क्या मिल जाएगा जी? आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ये है पूरी कहानी उसकी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, एडजॉइंट। ये हमने करा क्यों? अरे यहां तक पहुंचने के लिए इनवर्स, इनवर्स। व्हाट इज ए इनवर्स? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। व्हाट इज ए इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा डिटर्मिनेंट, कुछ भी बोल लो। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को एक नंबर से, डेल्टा ए मॉड ए जो भी डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर ही तो है, उससे डिवाइड लगा दिया, तो क्या मिल जाएगा? ए इनवर्स। आगे चले, वेरी सिंपल। ये देखो जी, कहता फाइंड एडजॉइंट फॉर दिस। आ जाओ, शुरू कर ही देते हैं फिर आज ना कहानी। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। सर 2 का माइनर छुपा दो ऐसे, क्या बचा? 4 लगा दिया जी। 3 का सर ऐसे छुपा दो, क्या बचा? 1। 1 का क्या बचा? 3। 4 का क्या बचा? 2। क्या ये रेडी है? नो नो नो। ये माइनर निकालें, इधर क्या लिखा है? कोफैक्टर। बाहर क्या आएगा? -1 की पावर। देखो यहां आएगा -1 की पावर, ये पहली रो पहले कॉलम में है, 1 + 1। यहां -1 की पावर, ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है, 1 + 2 कितना होता है? 3। इसके साथ क्या आएगा? -1 की पावर, ये दूसरी रो और पहले कॉलम में 2 + 1 3। ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, तो क्या आएगा? -1 की पावर, 2 + 2 4। अब जाके रेडी हुई है बेटा क्या? 4 × -1 की पावर 2 4, -1 की पावर 3 -1, 3 × -1 -3, यहां पे 2।
सॉरी। तो यही क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। रेडी, ये लो जी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स CFM। क्या आ जाएगा, रो को कॉलम बना दो, 4 -1 -3 और 2। समझ में आती बात, इसी को क्या बोलते हैं, एडज्वाइंट। 2 3 नो, ये रहा 4 -3, ठीक है। ये है वो काम जो हमको करना है, बी से बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या किया, फिर रिपीट कर रहा हूं एक लास्ट बार। 2 का माइनर 4, ये रहा। 3 का माइनर 1, ये रहा। 1 का माइनर 3, 4 का माइनर 2। को फैक्टर बनाने हैं तो -1 की पावर पहले में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3, फिर 1 के में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, फोर्थ में सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2 4, 1 + 1 जो भी वैल्यूज आई वो हमने लिखी, फिर उनका क्या किया, ट्रांसपोज। तो हमें क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए। ये है कहानी इनकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। शो दैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दैट इक्वेशन। और फिर उसके आगे भी परेशान कर रहा है, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। हमने कहा सर बस अब हो गया जी हमारा काम खत्म, आज तो गेम ओवर। लेकिन ऐसा नहीं है, सवाल डरावना लग रहा है, हमें इसको आसान बनाना है एक प्रॉपर्टी यूज करके। देखो क्या, इसको लिखो यहां पे, A²। ये बेटा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, बिल्कुल। चलो कर ही देते हैं आज ना, A इनवर्स से दोनों तरफ। बेटा A इनवर्स और A² क्या बनेगा, A, ऑब्वियस। -4, A और A इनवर्स 4i, A इनवर्स इंटू आई क्या बनेगा जी, A इनवर्स। और इधर ये A इनवर्स इंटू नल, नल मैट्रिक्स। ये हुई ना काम की बात सर। कैसे, देखो, शो दैट दिस सेटिस्फाइज। तो सबसे पहला काम तो क्या हो गया, हम शो कर सकते हैं। अब यहां से पता है कैसे शो करेंगे, देखो ध्यान से, हम A 4i और A इनवर्स को इसमें पुट करेंगे और नल बना के बताएंगे, नल। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्या करने जा रहा हूं। पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू शो दिस। सर सवाल में वो दिया था, अरे वो यार फिर ऐसे कहां तक ऐसे करेंगे, क्यूब या 4 होता फिर और मुश्किल होती, तो हमने क्या करा, उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां पे, जैसे ही मैंने ये किया, A क्या है, गिवन है सर 2 3 1 2, -4i, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर। सर A इनवर्स, सर इनवर्स के लिए तो क्या करते हैं, एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं किससे, डेल्टा से। इसका डेल्टा 2 2 4 -3 कितना आया, 1, डेल्टा तो 1 ही आ गया। अब एडजॉइंट निकालना है। सर एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट जो होता है वो होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो A इनवर्स को ना मैं यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड डेल्टा वाज 1। कोफैक्टर मैट्रिक्स 2 का माइनर 2, 3 का माइनर 1, 1 का माइनर 3, 2 का माइनर 2, और सबके साथ आ जाएगी -1 की कुछ पावर। वो देखेंगे क्या आ रही है, ठीक है जी। 1 + 1 कितना होता है, 2, 1 + 2 कितना होता है, 3, 2 + 1 कितना होता है, 3, 2 + 2 कितना होता है, 4। ये कितना आया, ये आ रहा है सर, A इनवर्स इज कमिंग आउट टू बी ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज बेटा बताओ, 2 × -1 का स्क्वायर एज इट इज, -1 -3 और 2। इसका ट्रांसपोज, रोज को क्या बनाना है, कॉलम बनाना है, 2 -1 -3। चेक करें, देखो 2 - 4 + 2 0, 3 - 0 - 3 0, 1 - 0 - 1 0, 2 - 4 + 2 0, यस
LHS is equal to RHS, therefore this is true। ये जो इक्वेशन इन्होंने दी थी ये ट्रू है। आगे कह रहे हैं यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। तो आप यहां से पता है ए इनवर्स कैसे निकालते हो। अब पार्ट टू देखना, पार्ट टू देखो सवाल का पार्ट टू। ए इनवर्स को मैं इधर ही रहने दूंगा, बाकी सबको उधर लेके जाऊंगा। तो ए इनवर्स आएगा जी 4i माइनस ए। 4i माइनस ए क्या होगा? 4i क्या होता है? 4 माइनस 2, 2 माइनस 3, ये आ रहा है। तो ये ए इनवर्स आ गया। तो इस तरह से यूज करना है हमें। ये जो इक्वेशन दी हुई होती हैं, ये नहीं कि वहां क्यूब लिखा होता तो 3 बार लगे पड़े मल्टीप्लाई करने में, उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, और जो जो बोल रहे हैं वो करते जाओ आप लोग। ठीक, इजी पीजी। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के उस पार्ट पे जो मतलब गारंटीड है कि इसमें से तो आना ही आना है। मतलब ये वो पार्ट है भाई, क्या? सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। इससे आप बच नहीं पाओगे। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही है। अब मैं तो गारंटीड हूं पूरा आना ही आना ही है। क्या है सर? तो फिर पढ़ाओ, इतना इंपॉर्टेंट है तो देखो। सिस्टम क्या है जी? सिस्टम। दो तरह के सिस्टम, एक कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट। सर इसका मतलब देखो, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या करता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में है। एक है, दो हैं, हजार हैं, नहीं, मतलब है। सॉल्यूशन है मतलब आपके सवालों का उत्तर है, पॉसिबल है आपके क्वेश्चन को आंसर करना। देन योर क्वेश्चन इज कंसिस्टेंट। ठीक है। इनकंसिस्टेंट, अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, फिर ना आपका सवाल इनकंसिस्टेंट है, मजा नहीं आया, ऐसा बोल सकते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कंसिस्टेंट मतलब करेगा, एक सॉल्यूशन, 2, 10, 15, 20, 50 करेंगे। ठीक, क्या है ये? टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम चलते हैं कंडीशंस पे। इसका ना आप एक रफ फ्लो चार्ट बनाना। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन इक्वेशन ना किसी ने हमको दे दी। क्या इक्वेशन दी मैं आपको रीड करके बताता हूं। देखो, आपने लिखा है यहां पे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z d3। ऐसे किसी ने तीन इक्वेशन दे दी आपको तीन वेरिएबल में। ठीक है, आपको से कहा इनका सॉल्यूशन निकालो, तो वो 10th वाला मेथड नहीं लगा देना है, पहले इन दो को सॉल्व करा, फिर इन दो को, फिर उनको, फिर ऐसे एक्स वाई जेड बता के आ गए, 0 नंबर मिल जाएंगे। क्या तरीका लगाना है? देखो, आपको ना ये जो ए बी सी है इनको ना अलग कर लेना है, बिल्कुल ऐसे छांट लेना है, जैसे छलनी होती है ना उसमें से छानते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इनकी एक मैट्रिक्स बना लोगे आप। ये कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है? कांस्टेंट्स की, कोएफिशिएंट्स की। और दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है वो देखो सर, एक्स वाई जेड। सर ये बना लीजिए, ये लो कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स। दूसरी तरफ क्या लिखा है? D1 D2 D3, ये उधर वाले कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स इकट्ठे कर लिए, मैट्रिक्स बना ली, वेरिएबल्स इकट्ठे कर लिए, मैट्रिक्स बना ली, कांस्टेंट इकट्ठे कर लिए और मैट्रिक्स बना दी। ठीक, चलो अब आपने इनको कैसे लिखना है? यू विल राइट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल वाली से तो मिलेगा क्या? कांस्टेंट। इस फॉर्मेट में। अब फर्क क्या है? हम ना जेई वगैरह में यूजुअली क्रेमर्स रूल ये सब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दूसरा तरीका दिया हुआ है। क्या है वो देखना। एनसीईआरटी सेज, आपको यही तो चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा? वेरिएबल वाली मैट्रिक्स। सॉल्व क्या करते हैं बताओ? एक्स वाई और जेड।
तो आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो जी। ए और ए इनवर्स बोलो बेटा, क्या आएगा? आई, आई इंटू एक्स, एक्स। ये है आंसर, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। यानी सर जब भी हमें बोर्ड में सॉल्व करना है वो एनसीईआरटी वाले मेथड से करना है, और एनसीईआरटी का मेथड कहता है योर आंसर विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय सिंपल जो उधर के कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स दी थी, इसका बी का इनवर्स नहीं कर देना है, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स। कंडीशंस हैं अब इसमें कुछ, वो भी आप याद करोगे। जो मैं फ्लो चार्ट की बात कर रहा था वो आप यहीं से बनाओगे, अब जो अगली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। वो कहते हैं वंस यू हैव रिटन इज इट लाइक दिस दैट x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, देन केस वन क्या होगा? a इज नॉन सिंगुलर। बेटा नॉन सिंगुलर का मतलब पता है? डेल्टा a नॉन जीरो होना चाहिए। सिंगुलर मतलब ना जीरो होता है, तो डेल्टा a नॉन सिंगुलर मतलब नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो क्या a इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। क्यों? डेल्टा ए की वैल्यू नॉन जीरो, वो तो डिनोमिनेटर में, तो वो तो पुट कर सकते हैं। जीरो होता तो दिक्कत होती है, समझ रहे हो? जीरो नहीं है, मस्त है। यानी ए इनवर्स आ जाएगा, और ए इनवर्स आ जाएगा तो किसके पास चला जाएगा? बी के पास चला जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है एक्स बराबर ए इनवर्स बी। नॉन सिंगुलर यानी नॉन जीरो होगा तो ए इनवर्स आएगा, आएगा तो यहां जाएगा, जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा। सीधी सी बात है यार। क्लियर? ये है कहानी इसकी। केस वन, ठीक है। तो केस वन की समरी हमें लिखनी है, लिख देता हूं मैं। इफ दिस इज नॉन सिंगुलर देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन आएंगे बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। केस टू पे आ जाओ। सर इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स तो डेल्टा ए जीरो होगा, तो जीरो तो डिनोमिनेटर में रख नहीं सकते, तो ए इनवर्स आएगा नहीं, ए इनवर्स आएगा नहीं तो बी के साथ जाएगा नहीं। हम तो फंस गए, फंस गए। तो केसेस और अंदर बाइफरकेट होंगे, समझो ध्यान से। केस टू में मैं यहां पे चार्ट बनाता हूं आपके लिए, बच्चों को प्रॉब्लम होती है बनाने में, मैं लिख के देता हूं। देखो केस टू कौन सा है? डेल्टा ए जीरो। इसके दो केस आपने चेक करने बेटा, क्या क्या देखना ध्यान से। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैन बी नॉन जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैन बी नल। मैट्रिक्स है ना वो एक्चुअली, तो नल आएगा, नल। अच्छा अब देखना, केस टू में डेल्टा ए तो जीरो है, यानी वो तो सिंगुलर है। ठीक। सिंगुलर मैट्रिक्स में अगर एडजॉइंट ए इंटू बी कैसा आ गया? नॉन जीरो, तो आप श्योर हो देर आर नो सॉल्यूशंस। कैसे हैं? देर आर नो सॉल्यूशंस, देर आर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में सिस्टम कैसा हो जाएगा जी? इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा बेटा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। सर ये केस देखना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू नल, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस स्लैश नो सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पलर है आपके पास, सॉल्व एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइजेज हैं, या जो आपके पास एक्चुअल पेपर आएगा, इसमें यूजुअली मैंने ये देखा है प्रीवियस ईयर्स में आपका काम केस वन से खत्म हो जाता है, मान लो नहीं हुआ, केस टू पे आना पड़ा तो यहां तक फिनिश हो जाता है। इस लास्ट केस में बहुत रेयरली जाना पड़ता है जिसमें इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशंस है, उसमें हम अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्रेमर्स रूल में जैसे होती है ना बहुत सारी कंडीशंस फर्दर फर्दर, एनसीईआरटी में यहाँ पे 60-70% यहाँ खत्म हो जाता है, 30-40% केसेस यहाँ पे, यहाँ जाने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ती। बट आपको ये पता होना चाहिए क्या, अगर डेल्टा जीरो है मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ए इंटू बी भी नल है, वो जीरो है और ये नल है, तो हम कहते हैं या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन, हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट।
ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आपने बनाना है, आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ये हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप घर पे लास्ट एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस से पहले वाली, उसको आप सॉल्व करो। उसमें कई सारे लीनियर सिस्टम्स दिए हुए हैं 3 वेरिएबल्स में, एक्स वाई जेड में, वो सब आप सॉल्व करो। लेकिन मैं कौन सा लाया हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, वर्ड प्रॉब्लम्स में, और मैं उसको सॉल्व करके आपको अभी दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट लास्ट एग्जाम्पल है उस एक्सरसाइज का, ऑलमोस्ट लास्ट। तो ये जो हमने अभी पढ़ा था कौन सा मेथड, ए एक्स बराबर बी वाला, उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझना आप लोग। देखो, कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, यानी कि 4 अनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। अनियन ओ, राइस आर, व्हीट डब्ल्यू, 3 वेरिएबल हो गए। जरूरी थोड़ा ना एक्स वाई जेड आएंगे। आगे देखो अगली इक्वेशन, 2 kg अनियन, 2 kg अनियन, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90. Cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by the matrix method. You cannot use Kramer's rule. No, no, no. बोर्ड्स में स्ट्रिक्टली लिखा आता है यू हैव टू यूज मैट्रिक्स मेथड। जो एनसीईआरटी में जिस तरीके से करके बताया गया है आप वैसे करके बताओ तो माने। देखो कुछ टफ नहीं है, आप ध्यान से समझना। मैं आपको बोलूं कि आप इनको x, y और z लिख दो, खत्म कहानी। सर ये तो वैसा ही बन गया, कैसा, लीनियर सिस्टम ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स, बोलो 3 वेरिएबल। सर 3 मैट्रिक्स जैसा कुछ आपने बताया था, याद सा नहीं आ रहा, एक बार और बता दो। देखो कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स क्या बनेगी, बोलो। कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी A इज इक्वल टू 4 3 2 2 4 6 6 2 एंड 3। हाँ सर अब याद आ गया। तो अगली तुम बताओ, चलो अगली जो मैट्रिक्स बनती है वो वेरिएबल की बनती है। कैपिटल X इज इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। अब तीसरी भी भूल गए, तीसरी तो याद होगी। देखो बी में क्या लिखते थे, कॉस्ट्स, क्या क्या, 60 90 और 70, बस। ठीक है, और हमें हमें क्या बनाना होता था, बोलो जी। हमें लिखना होता था ax बराबर b। चेक कर लो, ax बराबर b करने से यही सारी इक्वेशंस आएंगी आपकी। ठीक है, तो फिर a इनवर्स से दोनों तरफ क्या करते थे, मल्टीप्लाई। इसका मतलब x विल बी इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। सर b तो है, a इनवर्स नहीं है, तो इसका मतलब है हमें एग्जाम में a इनवर्स इसमें निकाल के एग्जामिनर को शो करना पड़ेगा, तब नंबर मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सर इनवर्स क्या करें, चलो फिर अगली स्लाइड पे पहले इनवर्स निकालते हैं, फिर इसमें लाके पुट करेंगे, फिर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो इनवर्स देखते हैं जी। इनवर्स मैट्रिक्स का देखो, जो ए था 432 246, 432 246 623। चलो जी 623। सर क्या सिखाया था आपने, आपने सिखाया था कोफैक्टर बनाना। कोफैक्टर कैसे सिखाया था आपने, सर आपने पहले माइनर निकाले थे, फिर बाहर -1 का कुछ i प्लस जे वाला किया था। तो जब आपने लिखा था इसके अंदर तो क्या आएगा बताओ, 4 का कोफैक्टर 4 3 जा 12 -6 2 जा 12, क्या आया 0। नेक्स्ट का इसका माइनर 2 3 जा 6 -36, 6 -36 कितना होता है, -30। इसके अंदर क्या होता है 4 -24 कितना आएगा
-20, इसके अंदर कितना आएगा 3 3 जा 9 -4 कितना आएगा 5, इसके अंदर कितना आएगा 4 3 जा 12 -6 2 जा 12 0, इसके अंदर कितना आने वाला है 4 2 जा 8 -6 3 जा 18 -10, इसके अंदर क्या आएगा 3 6 जा 18 -8 कितना 10, इसके अंदर कितना आएगा 4 6 जा 24 -4 20, और तीसरे वाले के अंदर 4 4 जा 16 -6 10। ये तो माइनस लिखे हैं, ये कोफैक्टर नहीं है। अब -1 की पावर आएगी इन सब के साथ, देखना ध्यान से। -1 में मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, -1 की पावर लगाएंगे जी। जो पहले पे है 1 + 1 2, जो दूसरे पे है 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 क्या होता है जी 6। फिनिश। कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है। क्या क्या आ रही है सर बताओ, -1 का स्क्वायर, ये तो 0 था, ये भी 0 था, और ये 10। ठीक है जी, फिनिश। आगे -1 का क्यूब, ये +30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, यहाँ पे -5 जाएगा, और ये माइनस माइनस +10 हो जाएगा, ये 10 आएगा, और ये यहाँ पे कितना आ रहा है -20, ये बन रहा है। ये हमारे पास कोफैक्टर है, लेकिन सर एडजॉइंट के लिए तो ट्रांसपोज चाहिए होता है। ये लो जी, ट्रांसपोज निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करना इसका जरा, 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10। ये है कहानी इसकी। सर इनवर्स निकालो, इनवर्स चाहिए ना, ठीक है। इनवर्स के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हो, इस मैट्रिक्स को ना डिवाइड करना पड़ेगा किससे, डेल्टा ए से। देखो 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, नीचे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है ही नहीं, निकालना पड़ेगा। यस, इट्स ए लेबोरियस टास्क। डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुरू करें, चलो फर्स्ट रो के बाद ओपन कर रहे हैं। 4 के साथ कोई नंबर आएगा, फिर -3 के साथ आएगा, यस, फिर 2 के साथ आएगा। चलो 4 के साथ क्या आ रहा है, 4 6 2 3, 3 के साथ क्या आ रहा है 2 6 6 3, 2 6 6 3, 2 के साथ कितना आ रहा है 2 4 6 2, 2 4 6 2। चलो जी, डेल्टा ऑफ ए आ रहा है 4, 4 3 जा 12 -12 0, फिनिश हो गया। ये लो 2 3 जा 6 -36 -30 आ गया। ये लो नेक्स्ट, +2 के अंदर 2 2 जा 4 -24 -20 आ गया। तो ये कितना आ गया 0 90 -40 कितना आया जी 50 आ गया। क्या ये 50 उसके नीचे आएगा, यस सर 50 इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स कितना बना फाइनली, देखो यहां पे 0 को 50 से 0, ये आ जाएगा -1/10, ये आएगा 1/5, वो कितना आएगा 30/50 3/5 0 माइनस ऑफ 2/5, ये कितना आएगा -2/5, ये कितना आएगा 1/5, ये कितना आएगा 1/5। ये आया इनवर्स निकल के। सर इसको पिछली स्लाइड पे लेके चलते हैं, बिल्कुल लेके चलते हैं। ए इनवर्स इंटू बी भी तो करना था, ठीक है। चलो 0 - 1/10, 0 - 1/10, बी को लिख लेते हैं, बी कहां है, वो रहा 60 90 और 70, 60 90 एंड 70। 0 - 1/10 1/5, 3/5 0 - 2/5, 3/5 0 -2/5, -2/5 1/5 1/5, -2/5 1/5 एंड 1/5। डन, सवाल ही फिनिश हो गया। कैसे सर, देखो फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं जी।
0 इंटू 60 0, -1/10 इंटू 90 -9, तो -9 प्लस 70 और 1/5 कितना होता है 14। अगला आंसर 3/5 इंटू 60 36, 0 से फिनिश। -2/5 से कितना आ गया -28। अगला -2/5 से 60 कितने पे जाएगा -24 पे। 1/5 90 से कितने पे जाएगा, वो जाएगा 18 पे। और 1/5 इंटू 70 कितने पे जाएगा 14 पे। सो द फाइनल आंसर इज, कम ऑन, 14 माइनस 9 5, 36 माइनस 28 8, 18 and we have 14. This is 32, 32 minus 24, this is 8. So the final prices are 5, 8 and 8. चेक करते हैं कि ये हमारे आंसर सही आए कि नहीं आए हैं। 5, 8, 8 हैं क्या क्या, वैसे बताओ। स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आई 5, 8 एंड 8। इक्वेशंस में पुट करते हैं बेटा। कहता 4x प्लस 3y प्लस 2z, 4 5 जा 20, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 40 plus 20 60. Yes, this price is correct. 2x, 2 5 जा 10, 4 8 जा 32 and 6 8 जा 48. So we have 5 2 जा 10 and 4 8 जा 32. So it is 42 and 42 and 48. Yes, this is 90. This is correct. Third equation, 6x, 6 5 are 30, 2 8 are 16, 3 8 are 24, 40 and 30, 70. Yes, these are the final prices and we have found it by using matrix method that is given in NCERT. देखो कितना लंबा क्वेश्चन था, इसे करने में हमें 15 मिनट लग जाएंगे पेपर में एक्चुअल में, जब हम पूरा डिटेल में लिखेंगे ना। मुझे भी इनफैक्ट इतना ही टाइम लगा होगा, 10 से 12 मिनट। तो क्या है, ये अप्रोच जो है ना पूरी डिटेल में लिखना, ये हमें आनी चाहिए बोर्ड में, तब हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर हम शॉर्टकट लगाएंगे ना, और इनफैक्ट क्रेमर्स रूल तो भूल ही जाओ, वो तो बिल्कुल काट देंगे बोर्ड्स में। यू हैव टू यूज बाय मैट्रिक्स मेथड, इनवर्स फाइंड करना, माइनस निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर एडजॉइंट, फिर उसको डेल्टा ए से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये मेरी तरफ से अपनी पूरी बढ़िया से बढ़िया कोशिश थी, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट थ्योरी, थ्योरम्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, क्वेश्चंस से मैंने आपको अवगत कराया, मींस आपको गो थ्रू कराया। आप इस वन शॉट से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी। अब आपका एक अच्छा होल्ड बन गया होगा टॉपिक पे। आप बने रहिए वेदांतु पंजाब चैनल के साथ, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप नए नए वीडियोस और सेक्शंस को एक्सप्लोर करो, चैनल को एक्सप्लोर करो। हम आपकी 8 मार्च जो इस बार एग्ज़ाम है उससे पहले आपके लिए सारी वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपके बोर्ड में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हैं, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। पंजाब रॉक्स, वेदांतु पंजाब रॉक्स। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चंस एंड वी आर हैप्पी टू सर्व यू। आप चैनल को एक्सप्लोर करो, लगातार वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। इनफैक्ट हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। ये तो सिर्फ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट किया है, ऐसी वेक्टर 3D आने वाला है, कैलकुलस आने वाला है, कंप्लीट एंड टू एंड कवरेज, ईच थ्योरी, थ्योरम, लेक्चर, एवरीथिंग विल बी देयर, राइट, विद सॉल्व्ड एग्जांपल, एक्सरसाइजेस। यू विल जस्ट एंजॉय इट। जस्ट लास्ट मोमेंट पे आपके लिए वेदांतु पंजाब ये सारी फैसिलिटीज लेके आया है। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइज, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।